नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार की बुनियादी जानकारी। यह कोर्स एजुकेशनल मटेरियल के रूप में आपसे शेयर किया जा रहा है। इसे ठीक से समझिए और इसके आगे उपयोग में लीजिए। स्टॉक मार्केट होता क्या है? अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो इट इज़ अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग, सेलिंग, ओनरशिप इन कंपनीज। आप कंपनी में अपनी हिस्सेदारी इसमें खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब ओनरशिप का मतलब क्या है? आप अगर एक शेयर खरीदते हैं, शेयर का मतलब होता है जैसे कंपनी अगर 10 करोड़ की बनी है और उसमें 10 करोड़ एक एक रुपए के शेयर है। अगर आप एक शेयर भी परचेज करते हैं तो आपने उसका 10 करोड़वा हिस्सा आपने परचेज कर लिया, मतलब एक शेयर आपने परचेज किया। ये जो कैपिटल फ्लो है, मतलब पूंजी कैसे आती है, वो जो कैपिटल फ्लो है वह कंपनी को कहां से मिलता है? कंपनी को पैसा मिलता है जो पूंजी आती है उससे, और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट के रूप में पैसा मिलता है उन शेयर्स के ऊपर। इस तरह ये जो साइकिल है चलती रहती है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो पैसा है वह इन्वेस्टर्स से होके आईपीओ में लगाते हैं। आईपीओ में जब पैसा लगता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो पहली बार जो पब्लिक को शेयर अलॉट किया जाता है, वह पैसा कंपनी में जाता है और कंपनी में से वह प्रॉफिट के रूप में इन्वेस्टर्स के पास आता है। फिर वो वापस आईपीओ या इस तरह से कंपनी में घूमता रहता है। जो मेन दो पिलर है हमारे स्टॉक मार्केट के भारत में, वे कौन से हैं? तो पहला जो है, द फर्स्ट वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएसई कहते हैं, जो 1857 ओल्डेस्ट इन एशिया जो माना जाता है। और जो दूसरा है जिसको हम एनएससी बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वह 1992 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। जो हमारा मूल जो हमारे जो इंडेक्सेस है उसमें सेंसेक्स है जो बीएसई में आता है, उसमें टॉप 50 कंपनीज है। इसी प्रकार से एनएससी में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह वगैरह इस प्रकार के इंडेक्सेस होते हैं, पर उसमें निफ्टी मुख्य है, वो बेंचमार्क इंडेक्स होता है। मार्केट में दो प्रकार की सेगमेंट होते हैं। इसका मतलब है कि दो प्रकार के मार्केट के रूप हैं। जो पहला रूप है वह है प्राइमरी मार्केट, दैट इज आईपीओ बेस्ड। जैसे आप या मैं, हम शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आईपीओ हम लोग जो होता है वो जो देते हैं, उससे हमें जो शेयर हमें अलॉट होते हैं वह प्राइमरी मार्केट में आता है। अब आप जैसे इन्वेस्टर्स तो कितना डालेंगे? हम लोग 100 शेयर लेंगे, 1000 शेयर लेंगे, 10,000 शेयर लेंगे। पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई फंड वाले, ह्यूज फंड वाले, वो लोग बड़े बड़े सौदे करते हैं शेयर के आईपीओ में, और वो लोग उसके मालिकाना हक उनका ज्यादा रहता है। तो ये जो प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट है, वहां पर बाय और सेल होता है। जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है, मतलब आपको शेयर अलॉट हो गए, उसको वहां पर लिस्टिंग हो गया जो एक्सचेंज में, उसके बाद में हम अगर खरीदते और बेचते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होती है। और वो सेकेंडरी मार्केट जो डे टू डे हम बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग हो रहा है, वो ट्रेडिंग जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट का होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने आपसे लिया, अब मुझे तो पता नहीं मैंने आपसे लिया, मैंने तो अपने जो टर्मिनल से जो बाय किया वही किया। अब मैं किसी और को बेच रहा हूं, किसको बेच रहा हूं मुझे पता नहीं है, परंतु वो एक सेकेंड मार्केट का रूप होता है। जो की पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, मतलब मुख्य कौन कौन लोग हैं जो स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है एक तरह के रेगुलेटर है, जैसे पुलिस होते हैं हमारे वहाँ पे, जो ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। कोई गलत करता है तो उसे चालान लगाते हैं, उसे जेल में डालते हैं, उन पे फाइन करते हैं। तो ये लोग यही करते हैं। सेबी का जो बेसिक काम है वह होता है कि इलीगली कुछ भी ना हो, जो कुछ भी हो वो सही रूप से हो। शेयरों का जो लेन देन, जैसे हम लोग सुनते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, किसी ने किसी को इंफॉर्मेशन इसलिए वो ज्यादा कमा गया लेकर या बेचकर, तो वो सब पे सेबी नकेल कसती है। इट ट्राइज टू कंट्रोल द थिंग्स विच आर गोइंग रॉन्ग इन द ट्रेडिंग सेक्टर। उसके बाद में आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, कोटक है। तो ये जो है, ये सब स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। वह हमें सुविधा देते हैं कि जिससे हम शेयर को वहां से बाई और सेल कर सकते हैं। इवन आईपीओ की लिस्टिंग भी स्टॉक ब्रोकर से होती है। और ये और भी एक काम करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स जो है उसको भी आप स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरे पार्टिसिपेंट है, जो तीसरे है लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो डिपोजिटर्स, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये क्या होती है? ये डिपोजिटरीज है, मतलब इनमें हमारे शेयर पड़े रहते हैं।
अगर हम जैसे बैंक होते हैं ना हमारे पैसों की, ऐसे ये शेयर की बैंक है। अगर आपके पास 100 शेयर है रिलायंस के, तो वो आपके CDSL या NSDL में पड़े होंगे। वो लोग एक तरह से एक चेक रखते हैं कि जब बिक्री होती है, खरीदारी होती है, तो उनके थ्रू जाता है। तो एक तरह का एक आप समझिए कि एक उन्होंने सिस्टम बना लिए जिससे उनको पता चले कि किसका शेयर किसके पास गया, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। रोज करोड़ों शेयर की लेन देन होती है, बट एज यू लाइक टू सी इतने सारे शेयर्स बिकने के बावजूद भी इनका सिस्टम इतना रोबस्ट है कि ये सब सही रूप से चलता रहता है। सो ये एक तरह के स्टॉक मार्केट की जो बैंक्स हम बोलते हैं डिपॉजिटरीज, वो है NSDL और CDSL। उसके बाद में कौन आता है? आप और हम आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स। जैसे हम लोग हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं। कहाँ से हम पैसा लाते हैं? हम सेविंग से लाते हैं। अब अभी तो एक नया दौर भी चला है कि लोग अलग अलग जगहों से पैसे लाके ट्रेड करते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो लोग आज से हम 15-20 साल पीछे जाके देखें तो वो लोग अपनी बचत को वो लोग शेयर मार्केट में डालते थे और उस बचत का राह देखते थे, एक लेवल पे जाता था तब वो शेयर को बेच देते थे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो उनका पावर, फाइनेंशियल पावर इतना नहीं है, पर उनका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे बड़ी जो चीज होती है जिसे हम वेल्स कहते हैं, जैसे पानी में वेल नाम की जो मच्छी होती है, सबसे बड़ी मच्छी है। तो वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII एंड DIS, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स, और अपनी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स। ये जो फॉरेन FII है, वह विश्व में हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, हमारे देश में भी करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे या आपने ट्रेड कभी किया होगा, या आपके पास धन ऐप या जीरोधा ऐप होगा, तो रोज शाम को मार्केट खत्म होने के बाद आपको ऐसा मैसेज आता होगा कि FII ने इतना बेचा, DI इतना परचेस किया, या FII ने इतना परचेस किया, DI ने इतना बेचा। तो ये जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ये लोग एक तरीके से बड़े बड़े सौदे लेते हैं। अब हमारे देश में वो कौन है? DI, वो है LIC जो है, वो बहुत बड़ी है। उसके अलावा और भी कई है। अब FII जो होती है वो बड़ी बड़ी ह्यूज मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो पैसों का लेन देन जबरदस्त रूप से कर सकता है। उनका मैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, वो मार्केट को चलाने में उनका हाथ होता है। जब बाजार में हम बोलते हैं तेजी आ गई है, वो जो तब तेजी तभी आती है जब ये FII और DI मूव करते हैं। वो हमारे लेने या देने से बहुत तेजी आना जनरली संभव नहीं होता है। अब हम चाहते हैं एक्चुअली ट्रेड हम कैसे करें, ट्रेड करने को हम कैसे, मतलब हाउ कैन वी ट्रेड। सो सबसे पहले हमें अपने टर्मिनल में जो भी हमें दे मिलता है, जैसे हमने अपने ब्रोकर के थ्रू हम जो भी हमें उसका ट्रेडिंग का जो टर्मिनल मिला है, कई बार हम मोबाइल से भी ट्रेड करते हैं ऐप के थ्रू, तो वो हम ओपन करते हैं। उसमें मान लीजिए कि हमें रिलायंस के शेयर लेने हैं, 10 शेयर लेने हैं जिसकी कीमत है 2500 रुपये। ओके, सो जब हम उन 10 शेयर को लेने के लिए हम सौदा डालेंगे, तो पहले तो हमारे पास वो फंड होना जरूरी है। अगर फंड नहीं है तो वो लोग बोलते हैं इनसफिशिएंट फंड, और वो आगे सौदा जाता नहीं है। अब अगर 2500 से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है या 2500 पड़ा हुआ है, तो वो सौदा आगे बढ़ जाता है। आगे कहां तक जाता है? NSE या BSE में जाता है। और वहां पर वो जो NSE और BSE है, उनका काम एक तरीके से बायर और सेलर को मिलाना है कि भाई कौन परचेस करना चाहता है शेयर्स, कौन बेचना चाहता है। तो उन दोनों को सामने सामने मैच करके वो लोग उस सौदे को फिनिश अप कर देते हैं। और जब सेटलमेंट, जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है सेटलमेंट, T+1, मतलब जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके एक दिन बाद सेटलमेंट होता है। तो इंडिया में जनरली हमारे वहां पे अभी जो सिस्टम है T+1 सेटलमेंट साइकिल है। दिस मीन्स इफ यू बाय स्टॉक टुडे, इट विल ऑफिशियली शो अप इन योर डीमैट अकाउंट बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे। मतलब आज का नहीं दिख जाएगा अगर आपने बाय किया तो, वो नेक्स्ट वर्किंग डे में दिखेगा। तो वो T+1 होता है, और डीमेट अकाउंट में भी वो आपको आगे जाता है। डीमेट इज डीमटेरियलाइज अकाउंट, जहां पे आपके शेयर जो है वो एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े रहते हैं, एक तरह का सेफ होता है जहां पर वो रहते हैं। अब प्राइसेस कैसे मूव होती है? जो बेसिक क्वेश्चन स्टॉक मार्केट में यही होता है कि भाई प्राइस जो बाजार ऊपर चढ़ गया, कोई बोलता है नीचे आ गया। तो एक सिंपल सा इसमें इकोनॉमिक्स का एक रूल है जिसे हम अर्थशास्त्र के बारे में बोलते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई। किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, और जब उसकी सप्लाई हो जाती है ज्यादा तो उसकी प्राइस नीचे जाती है। अब जब ज्यादा बायर्स होंगे, तो मान लीजिए ज्यादा बायर्स क्यों आए, अभी कल मान लीजिए कि गवर्नमेंट अगर ऐसा एक ऐलान कर देती है, उनका एक रूल आ जाता है कि भाई जो गोल्ड है उसके ऊपर हम लोग एक बड़ा टैक्स लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड के बायर्स जो कम हो जाएंगे, तो उसकी जो वो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब
मान लीजिए 6 महीने बाद गवर्नमेंट बोलती है हमने वो जो गोल्ड पे जो लगाया था, हमने जो रेस्ट्रिक्शन, वो अब हम हटा देते हैं और अब आप चाहे उतना आप गोल्ड परचेज कीजिए, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आप ही उसमें बायर्स आ जाएंगे और जो गोल्ड रिलेटेड जो कंपनीज होगी ऊपर जाएगी। इसी प्रकार से इंटरनेशनल मार्केट में, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, उसमें जब क्रूड ऑयल की प्राइस कम या ज़्यादा होती है तो क्यों होती है? क्योंकि किसी कंट्री को क्रूड की ज़्यादा ज़रूरत है ऑयल की, तो ज़्यादा लेगा तो अपने वो प्राइस ऊपर होगी। इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए जो बड़े बड़े, जो हम बोलते हैं ना कि जो वेल्स की हम बात करते हैं, वो लोग इसको मैनेज करते रहते हैं। अब प्राइस कम कैसे होती है? कोई बैड न्यूज़ आ जाए, जैसे कभी लॉस हो जाए, वॉर हो जाए, बीच में कोरोना हुआ था, तब आपने देखा होगा मार्केट कितनी कट गई थी, कितनी नीचे चली गई थी। तो ये पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। इसमें ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट होने से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे आने वाले कोर्सेज में हम लोग ये समझने वाले हैं कि ये जो प्राइस मूव अप हुई या प्राइस मूव डाउन हुई, तो इसमें हम लोग कैसे उस चीज़ के में हम लोग समझें और उसमें हम आगे अपने फ्यूचर को हम कैसे सिक्योर करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस कोर्स को समाप्त करेंगे। अब आपने देखिए इसमें क्या क्या समझा वो हम देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपने इकोसिस्टम समझी, आईपीओ क्या होता है वगैरह वगैरह। इसमें आगे आपको क्या और क्या, आईपीओ क्या होता है, इन्वेस्टर्स कौन है, मार्केट ऊपर नीचे क्यों जाता है, बीएससी, एनएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये सब चीज़ें हमने समझी। अब आगे हमें जो काम में आने वाला वो है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। वो हमारे लिए ज़रूरी है समझना। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक तरह से चार्ट्स के ऊपर किया जाता है, और फंडामेंटल एनालिसिस जो है कंपनी के जो फिगर्स आते हैं, उसके जो नंबर आते हैं, उसका जो एनुअल रिजल्ट आता है, उसके ऊपर किया जाता है। हमें कंपाउंडिंग को भी समझना ज़रूरी है। जो कंपाउंडिंग है वो है पैसों को बढ़ाना। अगर आज आप 1 रुपये से 1 रुपया कमाते हो, जोड़ देंगे तो 2 रुपया हो जाएगा। तो अगर आप अगर रोज डबल आपका पैसा हो रहा है तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। इस प्रकार से कंपाउंडिंग होता है, जिसका हमें बहुत लंबे दौर में बहुत फायदा मिलता है। हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है अगर स्टॉक मार्केट को देखें तो होता है फियर एंड ग्रीड। हम फियर और ग्रीड मतलब भय और लालच, हम इसी से जुड़े हुए रहकर हम मार्केट में काम करते हैं। तो वो जो रिटेलर की साइकोलॉजी है वो बहुत ही एक मैच्योर होती है, वो टाइम लगता है उसको समझने में। तो ये इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमें वैल्यू समझनी है। वैल्यू का मतलब होता है मैं जो ले रहा हूँ उसका आने वाले 10 साल में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मेरे जीवन में उससे कोई असर होगा या नहीं होगा। अब रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो नॉन निगोशिएबल है। कोई भी आप कभी भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉसेस, पोजीशन साइजिंग वगैरह करना पड़ता है। वो आने वाले दिनों में हम समझेंगे। यहाँ पर मैं अपने वॉरेन बफेट, जो कि इतने बड़े ग्रेट इन्वेस्टर है, उनका एक कोट आपसे शेयर करूंगा। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू अ पेशेंट पर्सन। मतलब जो इम्पेशेंट है, जो चंचल है, जिसका मन पे काबू नहीं, जो डरता है, जिसको लालच है, उससे पैसा लेके उसको देना कि जो शांत है, जो धैर्यवान है, जो कंट्रोल्ड है। अब फाइनल इस पे थॉट, इन्वेस्टिंग जो है इट इज वो आईक्यू का गेम नहीं है ना। वो आईक्यू मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई मैंने बहुत ही पढ़ाई में मैं टॉप का हूँ, मैंने अगर 95% मेरे ऑलवेज आए हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट जब करूंगा तो बहुत कम होगा। नहीं जी, इट इज अ गेम ऑफ टेम्परामेंट। थैंक यू।